नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनी ओझा। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति सी जिनपिंग से 50 मिनट मुलाकात की। मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक मुद्दा बताते हुए चीन से सहयोग की अपील की है और कहा है कि दोनों देशों की साझेदारी से 2.8 अरब लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने शी को भारत में होने वाले ब्रिक्स 2026 सम्मेलन का न्योता भी दिया है। जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए। यह मोदी की गलवान झड़प के बाद पहली चीन यात्रा है। मोदी तियानजिन में हो रही एससीओ समिट में शामिल होंगे और सोमवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 125वें एपिसोड में प्राकृतिक आपदाओं, खेल इनोवेशन, शिक्षा और वोकल फॉर लोकल पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मानसून में आई बाढ़, भूस्खलन ने देश को चुनौती दी है और प्रभावित परिवारों के दुख में हम सभी सहभागी हैं। उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों की सराहना की। शिक्षा पर बोलते हुए पीएम ने बताया कि यूपीएससी में चयनित ना हो पाने वाले उम्मीदवारों की जानकारी प्रतिभा सेतु ऐप पर उपलब्ध होगी, जिससे कंपनियां उन्हें जॉब दे सकेंगी। मोदी ने लोकल उत्पादकों को इस्तेमाल में लाने और बढ़ावा देने की भी अपील की। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता बहस में रुचि नहीं लेगा तो केवल राजनीतिक ड्रामा करता रहेगा तो नुकसान विपक्ष का ही होगा, सरकार का नहीं। रिजिजू ने कहा कि सरकार बहुमत में है और चाहे तो विधेयक पास करवा लेगी, लेकिन इससे विपक्षी सांसदों की भूमिका कमजोर होगी। उन्होंने युवा सांसदों को सलाह दी है कि वे हंगामे के बजाय जनता की संसद में आवाज उठाएं, क्योंकि संसद बहस और चर्चा के लिए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड के विदेश मंत्री से फोन में बातचीत में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को गलत तरीके से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत हमेशा शांति और बातचीत का समर्थन करता रहा है। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध और उसके असर पर चर्चा की। उन्होंने दोहराया कि भारत बातचीत और कूटनीति के पक्ष में है। यह बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में 3 सुपर मुख्यमंत्री थे और अब उनका कुनबा और बड़ा हो गया है। इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पलटवार किया और लिखा कि एक सलाह, उप रहें, चुप रहें। साथ ही उन्होंने बिहार की सड़कों और पटना मेट्रो प्रोजेक्ट्स की धीमी रफ्तार पर भी सवाल उठाए और कहा कि पहले अपने राज्य का विकास करें, फिर यूपी की तुलना करें। जुलाई 2025 में भारत यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर बन गया। नेफ्टोरिनोक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने यूक्रेन की 15.5% डीजल जरूरतें पूरी की, जबकि जुलाई 2024 में यह आंकड़ा सिर्फ 1.9% था। इस दौरान भारत ने रोजाना औसतन 2700 टन डीजल भेजा, जो साल का सबसे ऊंचा स्तर है। खास बात यह है कि डीजल रूस से खरीदे गए कच्चे तेल से बनाया जा रहा है, जबकि अमेरिका ने रूस से तेल आयात को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। यानी भारत का डीजल यूक्रेन की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। निवेशकों के लिए बड़ा मौका जल्द आने वाला है। एनबीएफसी टाटा कैपिटल 22 सितंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में अपना आईपीओ लॉन्च करेगी और 30 सितंबर तक शेयर बाजार में लिस्टिंग की संभावना है। डीआरएचपी के अनुसार इसमें कुल 47.58 करोड़ शेयर शामिल होंगे, जिसमें 21 करोड़ फ्रेश इक्विटी और 26.58 करोड़ ओएफएस होंगे। टाटा सन्स और आईएफसी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। जुटाई गई पूंजी टियर 1 कैपिटल को मजबूत करने और भविष्य की फंडिंग आवश्यकताओं में उपयोग होगी। ऐसे ही ताजा जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।